नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपका अस्मिति एकेडमी द्वारा आयोजित इस आयुर्वेद की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आयुर्वेद का 5वां अंक है और इसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पहले भी 4 अंक हमारे सामने प्रस्तुत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने हमें शरीर की प्रकृति और अपनी शरीर की प्रकृति को कैसे समझें इस बारे में हमें समझाया, हमें बताया। वात पित्त कफ, इनमें से कौन सी प्रकृति हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, उसे कैसे जाने, इस बारे में सतीश चंद्र गुप्ता जी ने हमें पिछले 4 अंकों में बताया। पिछले 4 अंक जिन श्रोताओं ने नहीं सुने हैं, वो हमारे YouTube चैनल अस्मिति एकेडमी के YouTube चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। वहां पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन 4 अंकों को सुने। इसके साथ ही अन्य स्वयं मंथन के वीडियोस भी देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं सतीश चंद्र गुप्ता जी के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। हालांकि आप में से काफी लोग ऑलरेडी डॉक्टर सतीश से परिचित हैं, पर फिर भी जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर सतीश एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल अलीगढ़ में, और मेडिसिनल प्लांट्स में इनका एक्सपर्टीज है, और ये एक इंटरनेशनल आयुर्वेदा स्पीकर हैं। और ये एक प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड-19 जो सिचुएशन हमारे चल रही है, उसमें कोरोना वॉरियर की तरह भी कार्यरत हैं। ओके, आज के अंक में डॉक्टर सतीश हमें बताएंगे कि आहार कैसा होना चाहिए किसी एक प्रकृति के इंसान के लिए। बिना ज्यादा समय व्यतीत करते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर सतीश के पास। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सतीश जी, आपकी आवाज। विपिन जी, आवाज क्लियर आ रही है? आप क्लियर, आपकी आवाज। तो आज हम प्रकृति के अनुसार आहार किस प्रकार का होना चाहिए के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले के सेशंस में हमने पंचमहाभूरी, त्रिदोष थ्योरी और आयुर्वेद इम्यूनाइजेशन, स्वर्ण प्राशन के बारे में और प्रकृति के बारे में हमने जाना। तो इस सेशन में, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति जो है वो आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के शरीर की एक शारीरिक और मानसिक एक विशिष्ट प्रकृति होती है। जिस प्रकार हर पर्सन का डीएनए का एक स्पेशल जेनेटिक सीक्वेंस होता है, इसी प्रकार हर मनुष्य का एक स्पेसिफिक शारीरिक प्रकृति होती है। आयुर्वेद के अनुसार 7 प्रकार की प्रकृति बतलाई गई है: वातिक, पैत्तिक, कफज, वात पैत्तिक, वात कफज, पित्त कफज और वात पित्त कफज। और इसी प्रकार 3 प्रकार की मानसिक प्रकृतियां भी होती हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो पिछले सेशन में हमने इसके बारे में जाना। इस सेशन में हम इन प्रकृतियों के अनुसार किस प्रकार का आहार होना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था कि प्रकृति को हम एक 30-35 क्वेश्चंस होते हैं, उसके द्वारा डॉक्टर पेशेंट से पूछकर और नाड़ी परीक्षा के द्वारा उसकी प्रकृति का निर्धारण करता है। तो अब सबसे पहले अपने नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए कि आपकी कौन सी प्रकृति है। उसके बाद उसके अनुसार क्या आहार विहार होना चाहिए वो हमें फॉलो करना चाहिए। अब हम सर्वप्रथम बात करें वात प्रकृति। तो वात प्रकृति पर्सन, वात का कारण शरीर में रुचता, लघुता, शीतता आदि गुण बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत गुणों का हमें सेवन करना है वात प्रकृति के पर्सन को। आपका स्निग्ध है, आपका गुरु गुण है आपका। इसके अलावा आपका मधुर, अम्ल, लवण रस, जो लवण रस वाले पदार्थ हैं
इनका सेवन करना है। इसमें यदि हम देखें वेजिटेबल्स में तो आपका बीट्स, चुकंदर है आपका, गाजर है, बैंगन है, कद्दू है, मूली है, शकरकंद है, पालक है, भिंडी, शलजम, लहसुन, प्याज, इनका सेवन करें। इसमें स्पेशली आपको बता दूं, लहसुन बहुत अच्छा वातसामक द्रव्य है। इस प्रकार एक पूती लहसुन भी आता है जो आपका एक गांठ होती है, उसको भी आप सेवन कर सकते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, या फिर इसको लेस क्वांटिटी में हम लें, उसमें हम आपका अंकुरित अनाज है, स्प्राउट्स जो है वो प्रत्येक पर्सन को सूटेबल नहीं होते हैं। बात प्रकृति के पर्सन को यदि आप स्प्राउट्स डेली खिलाओगे तो आपके उसके शरीर में वात बढ़ जाएगा। तो स्प्राउट्स का सेवन डेली नहीं करना है। इसके अलावा आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, मक्का है, आलू है, मशरूम है, इनका प्रयोग अल्प मात्रा में या अवॉइड करना चाहिए। यदि अल्प मात्रा में हम यदि कर रहे हैं तो उसको तेल या घी से प्रोसेस करने के बाद ही यूज करना चाहिए। अब हम फ्रूट्स में बात करें तो फ्रूट्स में इसमें हम एप्रिकॉट्स खिलाते हैं, बनाना दे सकते हैं। इसके अलावा चेरी है, अंजीर है, आड़ू है, साइट्रस फ्रूट्स जितने भी आपके, लेमन है या अम्लरस प्रदान जितने भी आपके फल हैं, मैंगो है, ग्रेप्स है, डेट्स है, पपाया है, पाइनएप्पल है, इनका हम सेवन करा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमें कम सेवन करने चाहिए उसमें आपका नाशपाती है, अनार है, आलू बुखारा है, खरबूजा है, इन फलों का सेवन कम करना चाहिए। अनाज में हम बात करें ग्रेन्स में तो राइस, व्हीट, ओट्स, इनका सेवन हम करा सकते हैं। ओट्स में लो क्वांटिटी में देना चाहिए। ओट्स का सेवन रेगुलर नहीं करना चाहिए। ओट्स का सेवन आचार्य चरक ने नित्य सेवनीय द्रव्यों में उसको निषेध बताया गया है, रेगुलर सेवन नहीं करना चाहिए ओट्स का। और क्या नहीं खाना चाहिए, इसमें आपका बार्ले है, जौ है, आपका बाजरा है, मिलेट है, कॉर्न है, इन अनाजों का कम सेवन या नहीं करना चाहिए। बीन्स की बात करें तो आपका मूंग की दाल है, इसका सेवन करा सकते हैं। सोयाबीन है, ये भी आपका वात प्रकृति के लिए सही है। और वात प्रकृति पर्सन के लिए जो अवॉइड करना चाहिए वो हमें राजमा है। राजमा क्या है, वात को बढ़ाता है। राजमा है, मटर की दाल है, सफेद सेम है, मसूर है, इनका सेवन हमें, इनके सेवन से बचना चाहिए, इनका सेवन नहीं कराना चाहिए क्योंकि मटर जो होती है वो वात को बढ़ाती है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मीडियम क्वांटिटी में देना है, ज्यादा नहीं देना है। और क्या नहीं देना चाहिए, आइसक्रीम है आपका, या पाउडर्ड मिल्क है, या हमें कोई भी जो डेयरी प्रोडक्ट है जितने भी, वो कोल्ड जो है आपका उस अवस्था में प्रयोग नहीं करना चाहिए। नट्स एंड सीड्स की बात करें तो हम सीसम, तिल का प्रयोग करा सकते हैं, कद्दू के बीज का प्रयोग करा सकते हैं, अक्सी के बीज का प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन यहाँ रोस्टेड नट्स का प्रयोग नहीं कराना चाहिए वात प्रकृति के पर्सन। ऑयल्स में सभी ऑयल्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन कॉर्न ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मक्के के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर्ब और स्पाइसेज में बात करें तो आपका तुलसी है, आपका हल्दी है, हींग, जायफल, लवंग, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, अदरक, लहसुन, प्याज, सभी का सेवन करा सकते हैं। मेथी का सेवन अल्प मात्रा में कराना चाहिए, ज्यादा मात्रा में मेथी नहीं देना चाहिए। बेवरेज की बात करें तो इसमें हम हर्बल टी पेशेंट्स को दे सकते हैं वात प्रकृति के। वार्म ड्रिंक्स देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना चाहिए। फ्रूट जूस दें हम, फ्रूट जूस में आइस नहीं डालना चाहिए, और वेजिटेबल जूस भी विदाउट आइस होना चाहिए। और हमें इसमें अवॉइड क्या करना चाहिए, अवॉइड कॉफी नहीं देना चाहिए, टी, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेज में यदि हम देखें तो चिकन, एग्स, फिश, सी फूड्स का सेवन कर सकते हैं, लेकिन रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार वात प्रकृति का आहार इस प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार पित्त प्रकृति के पर्सन्स का हम यदि डाइट देखें तो पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है, उष्ण तीक्ष्ण कटु होता है। तो पित्त प्रकृति पर्सन्स को हमें शीतल द्रव्यों का सेवन कराना है और मधुर तिक्त कषाय रस प्रदान हो,
ऐसे द्रव्य देने जिनमें 3 रस ज्यादा हो। अब वेजिटेबल्स में यदि हम बात करें तो उसमें आपका ब्रोकली है, बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, मक्का है, मशरूम्स है, खीरा है, मटर है, आलू है, इनका सेवन आप करा सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड आपको चुकंदर है, मिर्च का, क्योंकि मिर्च उष्ण तीक्ष्ण होती है, इसलिए मिर्च से बचना चाहिए। बैंगन है, प्याज है, मूली है, सलजम है, टमाटर है, इनका सेवन अल्प मात्रा में या अवॉइड करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आपका एप्पल है, आपका केला है, खजूर है, अंगूर है, लीची है, मीठे आम है ना। खट्टे आम का प्रयोग नहीं करना है। खट्टे आम का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अम्लरस से आपका पित्त बढ़ता है। खरबूज है, तरबूज है, अनार है, पपीता है, अंजीर है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपके स्ट्रॉबेरी है, खुबानी है, आलू बुखारा, ये फल कम सेवन करना है। ग्रेन्स में यदि हम देखें तो ओट्स है आपका, बार्ले है, राइस है, व्हीट है, इनका सेवन आप करा सकते हैं। कॉर्न है, मिलेट, वो आपको कम देना है क्योंकि मिलेट जो बाजरा होता है वो उष्ण होता है ना, तो पित्त प्रकृति के पर्सन को कम सेवन कराना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम बात करें तो बटर है, या जो एग का जो व्हाइट पार्ट होता है वो हम दे सकते हैं। मिल्क है, आइसक्रीम है, काऊ घी है, गाय का घी पित्त शामक बहुत अच्छा द्रव्य है। क्या नहीं देना चाहिए, उसमें आपका चीज है, और जो एग का जो पीला वाला पार्ट होता है, यॉक पार्ट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो तो उसको अंडे का जो पीला वाला पार्ट है, यॉक पार्ट, उसको निकाल देना चाहिए, व्हाइट पार्ट की सेवन करें। योगर्ट सेवन कर सकते हैं। बटर मिल्क जो छाछ है वो हमें फ्रेश वाली यूज करना चाहिए। पित्त प्रकृति की पर्सन से खट्टी छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पित्त को बढ़ाता है। अब बीन्स की बात करें, हम दालों में हम देखें तो मूंग दाल का प्रयोग करा सकते हैं, छोले का प्रयोग करा सकते हैं, सोयाबीन के प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है। मसूर दाल हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑयल्स में कोकोनट ऑयल बेस्ट है, सनफ्लावर, ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कॉर्न ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए। नट्स में देखें तो हम आपका कोकोनट का प्रयोग कर सकते हैं, हम पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज का प्रयोग हम कर सकते हैं। हर्ब्स और स्पाइसेस में देखें तो आपका कार्डेमोमम है, इलायची है, धनिया, दालचीनी, सौंफ, पुदीना है आपका, और केसर है। केसर लो डोज में देना है पित्त प्रकृति के पर्सन में, ध्यान रखिए केसर ज्यादा नहीं देना, केसर उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, तो केसर हमेशा कम क्वांटिटी में देना चाहिए। हल्दी है, टर्मरिक है, वो भी लो डोज में देना है आपको। काली मिर्च है, वो भी लो डोज में देना है पित्त प्रकृति के पर्सन में। और इसके अलावा क्या नहीं देना चाहिए, वो आपका मस्टर्ड है, सरसों है, विनेगर है, अचार है, सॉस है, ऐसे पदार्थों का प्रयोग आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस प्रकार ये पित्त प्रकृति के पर्सन में हमेशा ध्यान रखें, काली मिर्च वगैरह बहुत कम सेवन कराएं, ज्यादा दोगे तो दिक्कत होता है। अब हम बेवरेज की बात करें तो इसमें हम मिल्क है आपका, कोल्ड ड्रिंक्स है, कोकोनट मिल्क है आपका, और आपका फ्रूट जूस है, वो हम प्रयोग करा सकते हैं। इसमें भी हमें आपको जो चाय है, कॉफी है, अल्कोहल है, हॉट ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उनका प्रयोग हमें नहीं कराना है क्योंकि ये सभी पित्त को बढ़ाते हैं। नॉन वेज में हमें चिकन का प्रयोग करा सकते हैं, रेड मीट या सी फूड्स को सेवन नहीं कराना है। अब कफ प्रकृति के पर्सन में हम डाइट की बात करें तो कफ प्रकृति के पर्सन में आपका चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं। चुकंदर है, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, आपका बैंगन है, शिमला मिर्च है, मूली है, बहुत अच्छा, मूली बहुत कफ शामक द्रव्य है, पालक है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और क्या नहीं देना चाहिए, उसमें फूल गोभी, मशरूम, आलू,
जितने भी पोटैटो है या ट्यूबरस चीज है जो भी जमीन के अंदर होती है, जैसे जमीकंद है, शकरकंद है, तो वो आपके कफ को बढ़ाती है। इन चीजों का सेवन नहीं करना है। कद्दू है, ठीक है। फ्रूट्स में हम देखें तो फ्रूट्स में आपका एप्पल है, आपका नाशपाती है, एप्रिकोट है, पीच आड़ू है, पपीता है, अनार है, इनका सेवन किया जा सकता है। और आपका केला है, खजूर है, आम है, अंगूर है, या तरबूज, खरबूज है, स्ट्रॉबेरी, इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। ग्रेन्स में यदि हम बात करें अनाज में, तो बार्ले, जौ का प्रयोग है, बाजरा है, कुट्टू का आटा है, ओट्स है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कभी भी नए अनाज का प्रयोग नहीं करना है। नया गेहूं व चावल कफ को बढ़ाता है। कोई भी नया अनाज हो उसको कम से कम 1 साल बाद सेवन करना चाहिए। तुरंत हमें उसको नहीं सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम करता है, गुरु होता है और कफ को शरीर के अंदर बढ़ाता है। ये बात सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार यदि हम इसमें देखें बीन्स के अंदर, तो मूंग दाल का सेवन करा सकते हैं, मसूर का सेवन करा सकते हैं, मसूर की दाल का। राजमा का प्रयोग और छोले का प्रयोग कम करना चाहिए कफ प्रकृति के पर्सन से। डेयरी प्रोडक्ट्स में हम देखें तो स्किम्ड मिल्क है ना का प्रयोग कराएं, छाछ का प्रयोग कराएं, काओ घी का प्रयोग कराएं, गाय के घी का प्रयोग कराएं। और स्पेशली जो आपका A2 मिल्क आता है, गिर प्रजाति की गाय होती है जो कि जिसके पीठ पर एक कोलू निकला हुआ होता है, उसकी गाय का घी सबसे बेस्ट होता है। और वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, A2 घी करके मार्केट में मिलता है। वो अच्छी क्वालिटी का होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी ज्यादा मिलती है। इसके अलावा अवॉइड क्या करना चाहिए, योगर्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क नहीं देना चाहिए, और बटर का प्रयोग भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हनी का प्रयोग हम कर सकते हैं कफज प्रकृति पर्सन में, क्योंकि हनी कसायरस प्रदान होता है, मधुर के साथ कसाई भी है और कफ शामक बहुत अच्छा द्रव्य है, तो कफ में हम हनी दे सकते हैं। ऑयल का प्रयोग आपका मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हो, सनफ्लावर ऑयल आप यूज कर सकते हो। बेवरेज में हम देखें तो आपका वार्म ड्रिंक्स हम दे सकते हैं, हर्बल स्पाइस और स्पाइसी टी, मसाले वाली चाय का आप प्रयोग कर सकते हो, फ्रूट जूस आप दे सकते हो, वेजिटेबल जूस दे सकते हो। क्या नहीं देना है आपको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का प्रयोग नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी, अल्कोहल, इनका प्रयोग नहीं करना है। तो कफज प्रकृति के पर्सन में हमेशा ध्यान रखिए, लाइट डाइट देनी है ना, क्योंकि कफ प्रकृति है उसकी, लाइट देनी है और वार्म आपको गर्म भोजन देना है, स्पाइसी देना है, इनका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा घी के विषय में, बहुत से लोग शहरों में, मेट्रो सिटीज में घी का सेवन करने से बचते हैं, क्योंकि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं वो जनरली घी का प्रयोग नहीं करते हैं कि घी चिकना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसमें एक जो सच है वो ये है कि जो घी हम घरों में निकालते हैं, तो नवनीत जिसको बोलते हैं या फिर जिसको लौनी घी बोलते हैं, जो प्रोसेस करके निकलता है आपका दूध को यदि हम दही में कन्वर्ट करते हैं, जमाते हैं और दही को पूरा बिलो के, उसमें से जो लौनी घी अलग से निकलता है, छाछ अलग हो जाता है, लौनी घी अलग हो जाता है। वो लौनी घी आपके कोलेस्ट्रॉल को नहीं डिस्टर्ब करता, बढ़ाता नहीं है। ये स्टडी एक NIA या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में एक रिसर्च स्टडी हुआ और उसमें देखा गया कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, उसको ये मेंटेन रखता है, बढ़ाता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको कम करता है। लेकिन कौन सा घी का प्रयोग कर सकते हैं कार्डियक पेशेंट, नवनीत या लौनी घी का, क्योंकि जो मार्केट में जितने भी घी आते हैं वो आपके डायरेक्ट क्रीम से निकालते हैं, तो वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। घर में यदि आप प्रोसेस करके निकालोगे तो वो आप कार्डियक पेशेंट यूज कर सकता है। एक दही के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा, दही का सेवन हमें कम करना चाहिए। दही का सेवन 3 ऋतुओं में तो हमें बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सेवन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर होती है। वर्षा, हेमंत और शिशिर ऋतु में दही का सेवन अल्प मात्रा में किया जा सकता है। दही कभी हमेशा प्लेन नहीं लेना चाहिए, दही में कुछ भी चीज आप नमक, चीनी या त्रिफला या कुछ भी चीज आप डाल के लें। और दही दिन में ले सकते हो, रात में दही हमेशा नहीं लेना है, क्योंकि दही जो अपने होता है
वो कफ को बढ़ाता है और जो बॉडी के चैनल्स हैं या स्रोतस हैं उनको उनमें ब्लॉक करता है या उनको प्रॉपर फंक्शन नहीं होने देता है। इसलिए रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए और दही कम मात्रा में लेना चाहिए और दिन में सेवन करना चाहिए। और आटे का भी के बारे में थोड़ा ध्यान देना है कि मल्टीग्रेन आटा का प्रयोग हमें वीक में 1 या 2 दिन मल्टीग्रेन आटा का सेवन करना चाहिए। ऐसा आटा जिसमें बहुत सारे अनाज होते हैं, इसमें गेहूं, जौ, चौलाई, मक्का, ज्वार, चना, सिंगाड़ा, इस तरह बाजरा, 9 तरह के आटे मार्केट में, नवरत्न आटा या बहुत सारे आटे मार्केट में आते हैं, तो इनका सेवन हमें करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा सेवन करने से आपके जितने भी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीविटामिन हैं, उनकी सप्लीमेंट्स आपको प्रॉपर होती है। इसलिए हमें अनाज भी बदल बदल कर हमें यूज करना चाहिए। एक ही अनाज पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए कि हम रेगुलर एक ही अनाज खाएं, उससे क्या है सारी चीजें हमें बॉडी को नहीं मिल पाती। इसी तरह हम बात करें सात्विक फूड की, तो सात्विक फूड जो है दूध है, मक्खन है, घृत है, ताजा रसीले फल है, करेला है, कच्चे केले की सब्जी है, हल्दी, अदरक, इन सब का सेवन करके सात्विक टेंडेंसी को हम बढ़ा सकते हैं। और हमें चाय, कॉफी, अल्कोहल इनको बंद कर देना चाहिए। और राजसिक भोजन में आपका स्पाइसी जंक फूड या आपका जितने भी तले हुए चीजें खाते हैं तो उनसे शरीर के अंदर राजसिक टेंडेंसी या रज गुण की अधिकता शरीर के अंदर बढ़ती है, तो इन चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए। और तामसिक भोजन के अंतर्गत बासा भोजन या प्रोसेस फूड, जो डिब्बा बंद फूड जो मार्केट में आ रहा है, उससे या मैदा से बनी हुई चीजें, आचार, जैम, आइसक्रीम, अंडा, मछली, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी बॉडी के अंदर तम गुण की अधिकता या तामसिक टेंडेंसी को बढ़ाती है। तो इस प्रकार हम अपनी प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन कर व्याधियों से बच सकते हैं। ओवर टू विपिन जी। विपिन जी। थैंक यू डॉक्टर सतीश। आपने जो हमें बताया आहार के बारे में और किस प्रकृति को किस तरह का आहार लेना चाहिए, मैं आशा करता हूँ आप सभी ने नोट किया होगा और लास्ट सेशन अच्छे से अगर अटेंड किया है तो आप जानते होंगे कि आपकी प्रकृति किस तरह की है। अगर नहीं तो वापस जाकर फिर से लास्ट सेशन को देखें। मुझे लगता है मुझे भी देखने की जरूरत है एक बार फिर से, और फिर से मैं वापस आऊंगा इस सेशन को भी देखने के लिए, और फिर देखेंगे कि कौन सा आहार किस व्यक्ति के लिए सही है। धन्यवाद सतीश जी आज के सेशन के लिए। ओके, तो अगले सेशन की जानकारी भी मैं आपको दे दूं। अगला सेशन हमारा स्वयं मंथन का वो है वाटर हार्वेस्टिंग पे। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन पूछना था सतीश जी से। हाँ जी, पूछिए रोहित जी। अच्छा सॉरी विपिन। हाँ विपिन आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर पूछ लूंगा। सॉरी। ओके, थैंक यू रोहित। तो जो सेशन अगले हफ्ते होने जा रहा है उस सेशन का नाम है वाटर हार्वेस्टिंग। और वाटर हार्वेस्टिंग क्यों जरूरी है ये आपको मेरे ख्याल से बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कितना हम सुनते आ रहे हैं, जो पोर्टेबल वाटर है, मतलब ड्रिंकिंग जो वाटर है अर्थ पे, वो बहुत ही कम है। तो उसी को हम कैसे सेव करें, कैसे हार्वेस्ट करें, कैसे प्रिवेंट करें कि वो वेस्ट ना हो और सीधा समुद्र पे जाके ना मिले, बह ना जाए, उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा हम सभी के लिए। उसे जरूर सुने अगले हफ्ते। इसके अलावा बाकी अगर किसी के भी कोई सवाल है, रोहित पहला सवाल पूछने जा रहे हैं, मगर अगर किसी के भी कोई सवाल है तो वो जरूर हमारे चैट बॉक्स में लिखें। और जब तक रोहित सवाल पूछते हैं तो अगला सवाल रेडी होगा चैट बॉक्स में। रोहित, गो ऑन।
रोहित जी, Yeah. So thank you Vipin for giving me the chance to ask a question because बहुत क्रिस्प सेशन रहता है और बहुत मुश्किल अपॉर्चुनिटी रहती है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट सतीश जी, माय क्वेश्चन इज आजकल कोरोना में आपको पता है क्या, आपने आज का जो सेशन लिया है बहुत ही नॉलेजेबल सेशन है जैसे आपके सारे सेशन रहते हैं. बट मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अभी आपने जैसा बताया था कि कोरोना वॉरियर आपको बताया गया था और आप कोरोना में आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है. आप मैं काफी पढ़ भी रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोरोना के अंदर हम क्या कर सकते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड कि जिससे कि थोड़ा बचा जाए, या अगर कोरोना किसी को हो जाता है तो आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है? हाँ जी, तो रोहित जी, सबसे पहले जो कोरोना है उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको कि जिस भी पर्सन को कोरोना, जैसे स्पेशली आप बचाव के रूप में भी आयुर्वेदिक का सेवन कर सकते हो एज ए प्रिवेंटिव और एज ए क्योरेटिव भी. आप यदि किसी को कोरोना होता है तो उसमें भी आपके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. स्पेशली माइल्ड एंड मॉडरेट जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है. तो इसमें ये ध्यान रखना है कि यदि आपको मेट्रो सिटीज वगैरह में रह रहे हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप रेगुलरली आप मास्क का प्रयोग करिए. दूसरा, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और रेगुलरली गर्म पानी का सेवन करिए. आप है ना, आपको एसी के टचिंग में नहीं रहना है. एसी में रहने से प्रॉब्लम लोगों को बढ़ रही है क्योंकि रेन भी स्टार्ट हो गया है. तो एसी में रहने से ये जो वायरस है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपकी बॉडी में या गले में बना रहता है. यदि किसी पेशेंट को कोविड हो भी गया और यदि उसने एसी अवॉइड नहीं किया तो ये आसानी से उसको ठीक करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. तो एसी को अवॉइड करना है, एसी से दूर ही रहना है जितना हो सके. यदि एसी चलाना भी पड़े तो अपना 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर मेंटेन रखिए. उसके अलावा आप इसमें हल्दी वाला दूध का प्रयोग कर सकते हैं ना, जो आपका गोल्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, उसको आप रेगुलरली एक टाइम यूज करिए. लेकिन फिर मैं यहाँ कहूँगा पित्त प्रकृति पर्सन को सावधानी पूर्वक यूज करना है ये, क्योंकि आजकल सभी लोग काढ़े पी रहे हैं आयुर्वेद का. लेकिन पित्त प्रकृति पर्सन में यदि काढ़ा आपने ज्यादा दे दिया या 2 टाइम दिया या उसकी डोज ज्यादा हो गई या आपने उसमें जो काली मिर्च या ऐसे कटु रस प्रदान जो जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादा डाल दी तो उसको प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है. तो काढ़ा जो है वो पर्सन टू पर्सन आपका क्वांटिटी उसकी कितना होना चाहिए और क्वालिटी वो डिपेंड करता है अलग अलग पर. उसकी प्रकृति क्या है, यदि पित्त प्रकृति का पर्सन है तो उसको 1 टाइम देना है आपको और लो डोज में देना है. क्योंकि यदि आपने दोनों टाइम उसको काढ़ा पिलाया और उसको प्रॉब्लम होने लगी, बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा पेट के अंदर, और उसको किसी किसी पेशेंट में तो नेजल ब्लीडिंग भी होने को देखने को मिलती है. क्योंकि पब्लिक एक दूसरे से देख के ट्रीटमेंट फॉलो करती है जो बिल्कुल गलत है. उसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि हर पर्सन की प्रकृति अलग है. तो हर पर्सन की प्रकृति अलग है तो हर पर्सन का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी माइनर लेवल पर वेरी करता है. कभी भी ऐसा ना करें कि एक पर्सन ने जो दवा ली है वो दूसरा पर्सन सेम कॉपी करे. इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी बिना डॉक्टर के आपको किसी भी पर्सन को आयुर्वेदों की दवा तो लेनी नहीं चाहिए. आयुर्वेद एलोपैथ कोई भी दवा बिना डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का सिद्धांत है. मैंने आपको बताया कि यदि पित्त प्रकृति का पर्सन है तो उसको 2 या 3 टाइम काढ़ा पिलाओगे तो उसको गर्मी की या बर्निंग सेंसेशन की दिक्कत रहेगी, पेट में जलन दाह उत्पन्न होने लगेगा, नाक से ब्लीडिंग भी हो जाएगी. तो उसमें रेगुलरली आपको काढ़े का प्रयोग करना है कोविड के केस में. और इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स का प्रयोग करना है. जैसे आप इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स में आपका आंवले का प्रयोग कर सकते हो आप, है ना. आंवले का आप जैसे आपका आंवले का मुरब्बा है उसका प्रयोग आप रेगुलरली आप खिला सकते हो, क्योंकि विटामिन सी बहुत हाई क्वांटिटी में आंवले के अंदर मिलता है. आपको टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है अलग से. यदि आप विटामिन आंवले का रेगुलरली सुबह सुबह मुरब्बे का सेवन करते हो, खाली पेट आप 2 आंवले का सेवन करिए, या फिर आप नींबू का सेवन करिए. इसमें ना आपका 2 या 3 नींबू डेली आप सेवन करिए तो विटामिन सी आपको प्रॉपर मिलता रहेगा. तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है
हल्दी वाला दूध पीना है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है डोज उसका, प्रकृति पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना डोज लेना है। पित्त प्रकृति का पर्सन है तो आपको लो डोज में देना है, आपको एक टाइम ही देना है। वात और कफज वाला 2 टाइम में ले सकता है। काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदीय काढ़ा सबको पता है, उसमें आयुर्वेद काढ़ा में आपका दालचीनी है, आपका काली मिर्च है, इसमें आपका दालचीनी 2-3 पीस, काली मिर्च 5-6 पीस आपने लिया, इसके अलावा 1 या 2 पीस लौंग के लिए, गिलोय है आपने 8-10 स्टिक लिया आपका 2 सेंटीमीटर की गिलोय आपने ले लिया इसमें आप। इसके अलावा आपने तुलसी है वो आपने इसके अंदर डाल दिया और इन सबको आपने काढ़ा बनाया। काढ़े बनाने का भी एक तरीका होता है कि आपने 4 कप पानी लिया, उसको सिम गैस पर या लो गैस पे आपने बॉईल किया, जब 1/4 वो रह जाए तब उसको छान के पीना है। तो इस तरह काढ़े का सेवन करना है दोनों टाइम। आंवले का सेवन करना है आपको। इसके अलावा आपको हल्दी वाला दूध और सुबह और शाम की सनलाइट, सुबह की सनलाइट में बहुत अच्छा विटामिन डी होता है और सभी लोग उसको मिस करते हैं। सुबह सुबह जब सन निकलता है तो जो सनरेज होती हैं उसमें विटामिन डी हाई क्वांटिटी में होता है। आपको लाइफ टाइम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, बाहर से आपको कैल्शियम की टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं होगी यदि आप अपनी रेगुलर हैबिट्स में यदि ये डाल लें कि सुबह और या शाम को जब भी समय मिले, या तो दोनों टाइम या 2 टाइम ना मिले तो एक ही समय आप मिनिमम 20 मिनट आप सनलाइट सेवन करें, तो आपको लाइफ टाइम कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैल्शियम की। क्योंकि हम कैल्शियम की समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम सनलाइट जो मॉर्निंग की है वो सभी लोग मिस करते हैं और जनरली सभी लोग सेडेंटरी या एसी में रहते हैं, तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर होती है। तो इस तरह से, और योगा प्राणायाम, इसमें आपका सूर्य नमस्कार है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, इनका रेगुलरली आप करिए। तो इस तरह हम कोविड-19 पर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके इसी से बच सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इसमें इम्यूनिटी का। तो जिस पर्सन की लो इम्यूनिटी है या जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है पहले से ही ऑलरेडी, या जिसको कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मींस डायबिटीज, अस्थमा या अदर कोई डिजीज या कार्डियक प्रॉब्लम पहले से ही है, उसको कार्डियक अटैक पहले पड़ा हुआ हो, उस पर्सन को बाहर नहीं निकलना है घर से बाहर, या बहुत ही अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर अपनी सेफ्टी लेके निकलना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसका सबसे जरूरी जो ध्यान है आप रख सकते हो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके, और वो आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है। इम्यूनिटी को बूस्ट अप हम आयुर्वेद के द्वारा ही कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो द्रव्य बताए गए हैं उनको आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से सेवन का अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जा सकता करके कोविड-19 से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आपको बहुत सारे श्रोता थैंक्स बोल रहे हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। अजय, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या स्पेशली कफ प्रकृति के लोग इस मौसम में और कोविड की सिचुएशन में अपना कैसा ध्यान रखें, आप थोड़ा सा इस पे हेल्प करेंगे? जो कफज प्रकृति के पर्सन्स होते हैं मोस्टली उनमें आप देखोगे अस्थमेटिक समस्याएं ज्यादा होती है, अस्थमा का प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो उनको ध्यान ये रखना है कि एक तो मैंने जो ही बताया आयुर्वेदिक काढ़ा, उसका नियमित रूप से सेवन करें। तो जो मैंने आपको बताया कि काढ़ा कैसे बनाना है उसी प्रकार आपको 2 टाइम काढ़े का सेवन करिए। इसके अलावा आपका आंवले का प्रयोग रेगुलर करिए। जो जो चीजें मैंने आपको बतलाई हैं उन चीजों का सेवन करना है। दिन में नहीं सोना है इस ऋतु में, ध्यान रखिए सभी लोग। वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गया है ना। वर्षा ऋतु में देवा स्वप्न निषेध है। जब दिन में सोओगे तो आपको, और स्पेशली कफज प्रकृति के पर्सन को तो बिल्कुल नहीं सोना है दिन में, क्योंकि उनका प्रकृति भी कफ है और यदि वो दिन में सोओगे तो कफ बढ़ेगा आपको, आपका गले की प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो बढ़ेगा।
तो दिन में आपका सोने की आदत बंद कर दीजिए वर्षा ऋतु में। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि वर्षा ऋतु के अनुसार आहार विहार कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन मेरा इसी टॉपिक पर है कि वर्षा ऋतु चर्या किस प्रकार होनी चाहिए। तो ये इन्हीं चीजों का हमें इसलिए ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चन? ओके, सुधा जी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। हाँ पूछिए। अजय प्लीज सुधा जी को अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि सब प्रकृति के लोग को आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका। आपने बताया कि कफ प्रकृति के लोगों को आंवला खाना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन आंवला तो खट्टा होता है, ऐसा बताते खट्टी चीज खाने से कफ बढ़ता है। आंवला उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते हम, एज ए मेडिसिन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन में यूज किया जा सकता है। और ये अभी मौसम जैसे बारिश का है या आगे ठंडा होने जा रहा है, तो उस पीरियड में हम आंवले को मुरब्बा भी उसमें आपका प्रकृति, उसमें एक आयुर्वेद में आंवले की जगह हम चित्रक हरित की आंवले आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। आंवला इसमें डायरेक्ट नहीं देते, आंवला बहुत सारी चीजों में मिक्स करके दिया जा सकता है एज ए मेडिसिन। धन्यवाद। तो आंवला है वो आपका स्पेशली पित्त प्रकृति पर्सन में अच्छा रिजल्ट देगा कफत प्रकृति के कंपेरिजन में। और इस समय तुलसी का प्रयोग ज्यादा करें, तो तुलसी बहुत अच्छा एंटीवायरल ड्रग है। तो हर घर में तुलसी लगाएं। और गिलोय, गिलोय मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, हर घर में गिलोय लगा लीजिए। गिलोय एक ऐसी दवा है जो बहुत बीमारियों में यूज होती है। आपके ज्वर में, फीवर में, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में, इसके अलावा आपके ब्लड प्यूरिफाइंग में, इसके बहुत सारे काम है। इस पर मेरा पूरा एक अलग से लेक्चर मैं आपको दूंगा। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, गिलोय जहां भी आपको मिल जाए, तो बहुत सिंपल है उसको लगाना। उसका आपका 5 इंची की स्टिक लेके कट करके अपने गमले में लगा दें। बहुत आसान है और वो ऑटोमेटिकली ग्रो अप कर जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, तो जहां भी आपको मिले गमले में लगा दें। वो आपके लिए रामबाण दवा है, वो जिंदगी भर काम आएगी। तो गिलोय सभी ऑडियंस अपने घर में लगाए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। गिलोय हुआ, तुलसी हुआ, ये 2 पौधे तो हम लगा ही सकते हैं, जिससे कि हम भविष्य में होने वाली या अपनी बीमारियों से बच सकते हैं यदि हम रेगुलर से द्रव्यों का सेवन करें। थैंक यू सतीश जी, धन्यवाद इस सेशन के लिए। मेरे ख्याल से बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था और सारे श्रोताओं को पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी और वो एम्प्लॉय भी करेंगे इस इंफॉर्मेशन को आगे अपने जीवन में। थैंक यू अगेन। बाय एवरीवन। थैंक यू सतीश जी। ओके।